दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 31 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। किसी पेड कोर्स से जुड़ना हो, नीचे व्हाट्सएप नंबर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। स्वीप के बारे में एक बार परीक्षा में आ भी चुका है, यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये 2009 से ही कार्यशाला आयोजित की जाती है, जिसका नाम स्वीप है। इसमें मतदाता जागरूकता को और ज़्यादा बढ़ाया जाता है। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने 2 दिवसीय स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा चुनाव भागीदारी स्वीप एक कार्यशाला है, जिसका वर्ष 2009 में मतदाता शिक्षा के लिए ईसीआई के प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरुआत हुआ था। इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी पात्र नागरिकों को मतदान करने तथा एक निर्णय और नैतिक विकल्प प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करके एक समावेशी और सहभागी लोकतंत्र का निर्माण करना है, जो कि हमारे संविधान का लक्ष्य भी है। स्वीप डायरेक्ट पूछेगा किसके द्वारा आयोजित किया जाता है ये, तो ईसीआई के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि एक संवैधानिक प्राधिकरण है। भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाएं करवाता है। इसके लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं वो इनका प्रशासन यही करता है। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनाव से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। मूल रूप से इसमें केवल एक चुनाव आयोग था, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय अर्थात 3 सदस्यीय निकाय कर दिया गया। अब इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, अर्थात जो पहले पूर्ण हो जाए, पद धारण करते हैं। अगर ये पूछा जाए चुनाव आयोग का किस अनुच्छेद में प्रावधान है, तो अनुच्छेद 324। और सार्वभौमिक मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार ये किस में है, तो अनुच्छेद 326 में। इस तरह से मत देने का अधिकार अगर पूछे कौन सा अधिकार है, तो एक संवैधानिक अधिकार है। ये आप याद रखिएगा कि मत देने का जो अधिकार है वो क्या है, संवैधानिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 326 में ये कहा गया है कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया होगा और 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर लेगा, उसको चुनाव में मत देने का अधिकार है। वो चाहे जिस जाति, जिस धर्म, जिस लिंग का, जिस भी स्थान का हो। ओके, तो ये भी पूछ सकता है इस तरह से भी, सार्वभौमिक मताधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 326 में है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये गोरखपुर में खुल रहा है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में गोरखपुर जिले के पिपरी तरकुलहा गांव में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इस आयुष विश्वविद्यालय को महायोगी गुरु गोरखनाथ उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और योग संबंधी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखारा और सुमित अंतिल, ये 2 लोग गोल्ड मेडल पाए हैं। सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में पाया है, अपने किलोग्राम वर्ग में अपना जो उनका वर्ग है, और अवनी लेखारा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो और बाकी जो पदक विजेता अभी तक 7 पदक मिल चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा निशानेबाजी में है, ध्यान रखिएगा। अवनी लेखारा ने पहला स्वर्ण पदक जीता। अवनी पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है, ध्यान रखिएगा। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। इस तरह से इन्होंने इतिहास बनाया। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में यह स्वर्ण पदक जीता। ये इवेंट भी याद रखिएगा, 10 मीटर, 25 मीटर, इस तरह से आ सकता है। भारत ने अब तक टोक्यो पैरालंपिक में 7 पदक जीते हैं। अवनी के अलावा योगेश ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता, जबकि 2 बार के गोल्ड मेडलिस्ट देवेंद्र झाझरिया इस बार स्वर्ण पदक से चूक गए। उनको जो है रजत पदक से संतोष करना पड़ा। श्रीलंका वाले जो खिलाड़ी है उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। भाविना पटेल ने टेबल टेनिस में रजत पदक जीता, नाम याद रखिएगा और खेल याद रखिएगा। निषाद कुमार ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता है। उनके अलावा सुंदर सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता और विनोद कुमार ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। और कल जो 8वां पदक आया है, सुमित अंतिल ने दिलाया है, वो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, बाद में इसको हम अपडेट करेंगे, अभी फिलहाल इतना याद रखिए। हाल ही में खबरों में रहा कुनमिंग डिक्लेरेशन किस देश से संबंधित है, तो चाइना से। ओके, चीन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को कुनमिंग घोषणा का
शून्य मसौदा प्रस्तुत किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको मैं बता दूं, इस घोषणा में पारिस्थितिकी सभ्यता की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की अवधारणा शामिल है। दस्तावेज में पक्षों से निर्णय लेने में जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा में संरक्षण के महत्व को पहचानने का भी आह्वान किया गया है। COP15 जैव विविधता वार्ता अक्टूबर 2021 में होने वाली है। जो CBD की COP15 है वो अक्टूबर 2021 में होगी। किस देश ने फैसला सुनाया है कि 996 की ओवर टाइम प्रथा अवैध है? तो चीन ने ही ये फैसला सुनाया है कि 996 की ओवर टाइम प्रथा अवैध है। चीन के सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि ओवर टाइम अभ्यास 996 का सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक का काम करना अवैध है। चीन ने हाल ही में उपभोक्ता अधिकारों के लिए एकाधिकारवादी व्यवहार को लक्षित करते हुए प्रौद्योगिकी कंपनियों पर नियामक कार्रवाई की घोषणा की है। 996 का मतलब क्या होता है ये याद रखिएगा। सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करना या करवाना अवैध है। ओके। ब्रिक्स राष्ट्रों ने हाल ही में किस संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया है? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध ब्रिक्स राष्ट्रों ने किया है। अर्थात ब्राज़ील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, भारत ने यूरोपीय संघ द्वारा प्रस्तावित कार्बन सीमा कर का विरोध किया है। 27 सदस्य यूरोपीय संघ ने हाल ही में कार्बन सघन वस्तुओं के आयात पर सीमा कर लगाने का निर्णय किया है, जिसे 2026 से लागू किया जाएगा। भारत ये भी पूछ सकता है किसने अभी कार्बन सघन वस्तुओं पर आयात पर सीमा कर लगाने का निर्णय किया है? तो यूरोपीय संघ ने, और 2026 से लागू होगा। भारत के नेतृत्व में किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा? 2023 में। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के लिए राष्ट्रीय खाद्य और पोषण अभियान को लॉन्च किया। इस अभियान का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। इस वर्ष कृषि के लिए बजट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1.23 लाख करोड़ कर दिया गया है। 2023 को भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो भारत इसका नेतृत्व कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।